गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। केसीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील कुमार आपको बायो पढ़ाऊंगा। कोविड-19 की वजह से जो आपकी शिक्षा में जो व्यवधान आया है उसके लिए हमने प्रयास किया है कि आपको ये शिक्षा में जो व्यवधान है हम ऑनलाइन के द्वारा आप दूर करें, और इसी प्रयास में आज अपने बायो की कक्षा चालू करेंगे। और हमें उम्मीद है और हम विश्वास करते हैं कि आप भी इसी लगन से हमारे साथ जुड़ के मेहनत करेंगे ताकि अपन अच्छा रिजल्ट अपने लिए, अपने माता पिता के लिए और अपने गुरुजनों के लिए अपन तैयार कर सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज जो अपन जो बात कर रहे हैं इसमें जो सबसे अपना जो सुंदर टॉपिक आता है बायो का, वो चालू करते हैं सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी की बात करें तो आज सेल बायोलॉजी से अपन स्टार्ट करेंगे। क्या होती है सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी के अंदर अपन क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सेल बायोलॉजी से चाहे अपन कोई से भी कंपटीशन एग्जाम की बात करें, आपके जेट, PHU, ICR या नीट की बात करें, तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन सेल बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपके जो NCERT बेस्ड होते हैं उन्हीं से ये क्वेश्चन प्रिपेयर होते हैं। तो ज़्यादातर जो अपन यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे, मैं NCERT को लेके ही वो चीज़ें सारी आपके साथ डिस्कस करूँगा। NCERT को ध्यान में रखते हुए ही आपकी ये चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, चालू करते हैं अपन आज सेल बायोलॉजी का। सेल बायोलॉजी हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान। देखो, सेल बायोलॉजी नाम बाद में आया था, उससे पहले एक जो इसको नाम से जाना जाता है उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। साइटोन का मतलब क्या होता है? साइटोन का मतलब होता है सेल, और लॉजी का मतलब आपको पता ही है। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। मीन्स क्या होता है? स्टडी। तो इसके अंदर जो चीज डिस्कस की जाती है साइटोलॉजी का नाम फिर सेल बायोलॉजी के अंदर क्यों रखा गया, रिप्लेस क्यों किया नाम? क्योंकि इसके अंदर केवल संरचनात्मक अध्ययन किया जाता था। किसका? संरचनात्मक अध्ययन। जो कोशिका का संरचनात्मक अध्ययन किया जाता था उस पे साइटोलॉजी के अंदर किया जाता था। ठीक है। उसके बाद इसमें दूसरी जो टर्म्स अपन बात करें वो आई, इसको सेल बायोलॉजी कहने लगे। सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या होती है उसके बारे में, उसकी परिभाषा बात करते हैं। तो ये विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका के जैव रासायनिक कार्य की आनुवंशिकी का अध्ययन किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी बोलते हैं, कोशिका विज्ञान बोलते हैं। ये परिभाषा मैंने यहाँ पे क्यों लिखी है बच्चों? ये परिभाषा मैंने इसलिए लिखी है कि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सेल बायोलॉजी। उसमें आपको एक ही बोल देगा या दो जो वर्ड्स है वो देके आपको पूछ देगा 3 वर्ड्स। तो आप में प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, इसकी जो पूरी प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है? तो इसके लिए अपन को क्या करना है कि देखो, जैव रासायनिकी मतलब क्या होगी? इसकी स्ट्रक्चर, बनावट कैसी है, कोशिका की बनावट कैसी है, इसमें संरचना भी आती है। दूसरी, कार्य की वो काम कैसे करती है, उसकी फिजियोलॉजी कैसी है। थर्ड, आनुवंशिक, उसके अंदर जेनेटिक सबस्टांसेस क्या है, आनुवंशिक क्या है। तो इन तीनों चीजों को मिलकर जब अपन उसकी किसी ब्रांच के अंदर इन कोशिका की इन तीनों चीजों का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान बोलते हैं। ठीक है। तो यहां पर ये परिभाषा की बात होगी। परिभाषा कई बार आपको पूछ ली जाती है, ये ऑब्जेक्टिव में दे दिए जाते हैं, एक ऑब्जेक्ट दे देगा, 2 3 दे देगा, उस हिसाब से तो आपको प्रॉपर डेफिनेशन होती है वो यहाँ से इस प्रकार से यूज करने देते हैं। इंग्लिश में बात करें तो इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी
sorry, it is branch of science in which we study about the biochemical structure, physiology and genetic of the cell, that is called the cell biology. Okay, इसके बाद बात करते हैं इसके खोज की. तो बच्चों ये जो कुछ डेफिनेशंस है बिल्कुल इजी डेफिनेशंस है, तो आप इनको चाहो तो नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये इजी वे में, और कई बार नीट में ऐसे के ऐसे ही पूछी हुई है ये, है ना. तो कई बार डेफिनेशन से भी क्वेश्चन बन जाता है, जेट में बन जाता है, आपके आईसीआर में बन सकता है. इसलिए अब बात करते हैं इसके खोज की. सेल बायोलॉजी की बात चल रही है, तो सेल बायोलॉजी में अपन बात करते हैं इसकी खोज कैसे कैसी हुई. इसमें जो महत्वपूर्ण जो खोजें हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे. जो एनसीईआरटी में जो देर की है उन्हीं के बारे में अपन डिस्कस करेंगे. डिस्कवरी की बात करें, खोज की बात करें, डिस्कवरी की बात करें, खोज की बात करें इसकी कि डिस्कवरी कैसे हुई थी. तो सबसे पहले खोज की बात करें तो इसकी सबसे पहले कोशिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी. रॉबर्ट हुक ने की थी. कब की थी? 1675 के अंदर. 1665 के अंदर की थी. 1665 के अंदर किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी. किसमें की थी? सबसे पहले इसने जो बोतल का जो कॉर्क होता है, बोतल का जो ढक्कन होता है लकड़ी का, उसको काग बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्क बोलते हैं. उसके अंदर क्या देखे उसने, उसके अंदर रॉबर्ट हुक ने क्या देखा है कि उसके अंदर मधुमक्खी के जो छत्ते हैं उस प्रकार से इसमें छिद्र या गुहा पाई जाती थी. इस प्रकार से मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जैसी गुहाएं पाई जाती है उस प्रकार की गुहाएं उस लकड़ी के जो काग था, कॉर्क था, बोतल का ढक्कन था, उसके अंदर इस प्रकार की ये पाई जाती थी. इसके अंदर गुहाएं पाई जाती थी. ठीक है, और उसी को इसने क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया. और सेल जो वर्ड्स है, सेल याद रखना यहाँ पे, और एक बात इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको. सेल जो वर्ड है, सेल वर्ड का मतलब भी क्या होता है? गुहा, खाली गुहा, खाली गुहा, होलो कैविटी. होलो कैविटी मतलब क्या होता है? खाली गुहा, होलो कैविटी. तो ये सबसे पहले अपन बात करें तो सबसे पहले खोज किसने की इसकी? क्वेश्चन आता है इसमें से, कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है प्रिय विद्यार्थियों. तो क्वेश्चन क्या बनता है कि सबसे पहले किसने? रॉबर्ट हुक ने की थी. किसके अंदर की थी? बोतल का जो ढक्कन होता है उसको काग बोलते हैं, कॉर्क जो लकड़ी का ढक्कन होता है उसके अंदर की थी उसने ना. उसके अंदर इस प्रकार की उसने होलो कैविटी संरचना की थी उसको. ठीक है, उसको हालांकि उसने पहले नाम क्या था. एक बात और यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ रही है, जब उसने खोजा था इसको तो इसने डायरेक्ट इसको सेल नहीं कहा था. डायरेक्ट इसको सेल नहीं कहा था उसने, उसके सबसे पहले इसको सेलुली कहा था. सेलुली, इसको क्या नाम दिया? रॉबर्ट हुक ने खोजते ही सेलुली. फिर उस सेलुली से क्या बन गया? सेल नाम बन गया. उस सेलुली से ही क्या नाम बढ़ गया? सेल नाम बढ़ गया. ठीक है, तो ये इसकी डिस्कवरी की बात है. एक आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट इसमें और इम्पोर्टेंट जो डिस्कवरी की बात करते हैं वो देखो. तो ये तो बात आ गई रॉबर्ट हुक की. इसने किसके अंदर की थी? काग के अंदर की थी, ध्यान रखना ना. इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात और आती है यहां पर. एक इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखो कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट था. इसने क्या किया? आप देखो इसने क्या किया, याद रखना. इसने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की.
लिविंग सेल्स। ठीक है, सबसे पहले जीवित कोशिका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। अब जीवित कोशिका की खोज की तो कोई जीवित सेल्स होगी, वो किसकी थी, क्या थी? तो सबसे पहले जो इसने देखी वो सेल क्या थी? बैक्टीरिया सेल थी। ठीक है, स्पर्म सेल्स थी, ये कुछ सेल्स थी, बैक्टीरियल सेल्स थी, स्पर्म सेल्स थी, माइकोप्लाज्मल सेल्स थी, ये सेल्स थी जो जीवित थी, उनको सबसे पहले इसने देखा था। तो याद रखना, सबसे पहले आपको पूछ ले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो यहां पे आप कंफ्यूज नहीं होता है। ऑप्शन में आप रॉबर्ट हुक भी मिल सकता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक भी मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको याद रखना जीवित कोशिका की खोज की तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, और जो जीवित बैक्टीरिया होते हैं, स्पर्म सेल्स होती है, उनके अंदर स्पर्म था तो उसके अंदर जो जीवित सेल्स है तो उसके अंदर ये खोज की थी। और इसको नाम क्या दिया था याद रखना, इसने अपनी तरफ से अपना भी नाम बनाने की कोशिश करी, देखे अपने चल जाए नाम, तो इसने भी अपना एक नाम देके कोशिश करी। तो इसने जो नाम दिया जीवित कोशिका की खोज करके, तो नाम क्या था याद रखना, वो नाम था एनिमल क्यूल। इसने जो नाम दिया वो क्या था, एनिमल क्यूल। उसने क्या नाम दिया, एनिमल क्यूल नाम दिया, एनिमल क्यूल। ठीक है, किसको, जो जीवित कोशिका खोजी थी ना, उसको क्या नाम दिया था इसने, एनिमल क्यूल नाम। देखा, अपने भी चल जाए, अपना नाम भी चल जाए, लेकिन ये नाम चला नहीं, नाम क्या चला, सेल ही चला। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण खोज थी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट खोज हो रही है इसके अंदर, जो अपने एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है ना। उसके बाद ये रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी। किसकी खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी। केंद्र की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो यहां पर अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है बच्चों, अभी तक अपन ने ये पढ़ा है कि सेल बायोलॉजी क्या होती है, उसकी परिभाषा पढ़ी। उसके बाद अपन खोज की बात चल रहे हैं। खोज के अंदर सबसे पहले अपन ने बात करी थी कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो काग थी, कोर्क थी, उसके अंदर जो मर्द सेल थी उसकी खोज की थी, सबसे पहले खोज की थी, कोशिका की खोज की थी। और किसके अंदर, काग के अंदर, कोर्क के अंदर की थी। और उसको नाम क्या, सेलुली दिया, बाद में सेल कहा उसको। उसके बाद बात करते हैं जीवित कोशिका की जो खोज की वो किसने की, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। और इसने जो बैक्टीरिया होता है, स्पर्म सेल्स वगैरह, इनमें से की थी, और इसको एनिमल क्यूल नाम दिया। उसके बाद खोज की बात करें तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो खोज आती है वो आती है आपके रॉबर्ट ब्राउन, है ना। उसने क्या खोजा था, न्यूक्लियस, केंद्र को खोजा था, न्यूक्लियस को, है ना, केंद्र को खोजा था, केंद्र की खोज की थी। तो ये बच्चों खोज के बारे में बात थी, आप देख लो एक बार और। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। अब बात आती है सेल बायोलॉजी के अंदर, कोशिका विज्ञान के अंदर जो और एक महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है आपके कोशिका सिद्धांत की। बहुत इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो आती है आपके कोशिका सिद्धांत की। कोशिका सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोशिका सिद्धांत के बाद बात करें, कोशिका सिद्धांत क्या है, कोशिका सिद्धांत की बात करेंगे। तो कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी की बात करें तो यहां पर दो साइंटिस्टों के नाम याद रखने हैं अपन को। एक तो आता है आपके मैथियाज स्लाइडेन, मैथियाज स्लाइडेन फर्स्ट जो साइंटिस्ट आता है। याद रखना सेल थ्योरी के अंदर बात करें तो सेल थ्योरी के अंदर बात करें तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट आता है वो आता है आपको मैथियाज स्लाइडेन। ठीक है, दिख रहा है आपको, है ना, स्लाइडेन। मैथियाज स्लाइडेन की बात करें तो इसने 1838 के अंदर क्या किया, ये मैथियाज स्लाइडेन था, ये जर्मन बोटनिस्ट था। कौन था ये, कौन था, जर्मन बोटेनिस्ट था,
बोटनिस्ट क्या होता है, जर्मनी का प्राणी सॉरी वनस्पति शास्त्र था, है ना। जर्मनी का साइंटिस्ट था और क्या था, वनस्पति शास्त्री था। तो इसने क्या किया, जो मैथ्यू स्लाइडेन की बात करते, मैथ्यू स्लाइडेन ने क्या किया, ध्यान देना। मैथ्यू स्लाइडेन ने 1838 के अंदर, जो जर्मन बोटनिस्ट था, इसने क्या किया कि जो पादप जो कोशिका होती है, पादप के ऊपर रिसर्च किया। बोटनिस्ट था, ठीक है, बोटनिस्ट था तो किस पे रिसर्च करेगा, प्लांट पे, ठीक है। तो इसने क्या किया, रिसर्च किया, अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद क्या निकाला कि पादप जो उत्तक होते हैं, पादप उत्तक होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। पादप, इसने क्या रिसर्च किया, वनस्पति शास्त्री था, और वनस्पति शास्त्री था तो इसने क्या किया, पादप पे अध्ययन किया। पादप पे अध्ययन करके निष्कर्ष क्या निकाला कि पादप के जो उत्तक होते हैं किससे बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरी बात, उसके बाद सेम एज सेम टाइम एट ए सेम टाइम, उसी समय एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, उसका नाम क्या था आपके, थियोडोर स्वान। उसी समय क्या था, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। और जूलॉजिस्ट है तो किस पे अध्ययन करेगा, एनिमल सेल्स पे, पादप सेल पे पहले अध्ययन किया जा चुका है। और अब बारी किसकी थी, इसकी। तो देखिए थियोडोर जो स्वान था, ये इसने क्या किया कि पादप पे अध्ययन किया जा चुका था, और इसने क्या जंतु पे अध्ययन किया, फिर दोनों को मिला के अध्ययन किया, दोनों को मिला के अध्ययन किया, है ना। दोनों को, उसकी जो मैथ्यू स्लाइडेन की जो सिद्धांत थे उसको पढ़ा, और खुद का जो था रिसर्च था, जो एनिमल पे रिसर्च, उनको दोनों को मिला के किया। और दोनों को मिला के करने के बाद इसने क्या निष्कर्ष निकाला, कि पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में आंतरिक रूप से कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। क्या निकाला इसने निष्कर्ष कि बात करें चाहे पादप कोशिका हो चाहे दंतु, दोनों कोशिकाएं, ठीक है, दोनों कोशिकाएं की बात करें इसने, दोनों कोशिका आंतरिक रूप से कोई मुख्य अंतर नहीं होता है, कोई विशेष अंतर नहीं होता है, ठीक है, कोई विशेष अंतर नहीं होता है, ज्यादा कोई विशेष अंतर नहीं होता है, कोई एक दो कोई अंतर हो, बाकी कोई विशेष अंतर इसमें आंतरिक रूप से नहीं होता है। और बाहर इनके ऊपर एक आवरण पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, याद रखना, उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। और फिर इसने एक बात और निष्कर्ष निकाली कि जंतु कोशिका के अंदर तो क्या पाई, प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है ना, क्या पाई जाती है, प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, तथा पादप कोशिका के अंदर सेल वॉल, कोशिका भित्ति और पाई जाती है। दोनों में अंतर और बताया इसने, है ना। आंतरिक रूप से कोई अंतर नहीं था, आंतरिक में विशेष कोई अंतर नहीं था। बाहरी रूप से देखे तो, बाहर की बात करें तो बाहर क्या अंदर था, इसकी पादप कोशिका के अंदर सेल वॉल, कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका के नहीं पाई जाती। तो अब दोनों ने क्या किया, दोनों ने मैथ्यू स्लाइडेन और थियोडोर स्वान दोनों ने मिलके क्या किया, दोनों ने यूनिट टुगेदर टू फॉर्म ए थ्योरी दैट इज कॉल्ड द सेल थ्योरी। दोनों एक साथ आ गए, दोनों ने एक साथ मिलकर अपने विचारों को एक साथ रखा, और एक साथ रखने के बाद जो एक सिद्धांत बना उसको क्या बोला गया, सेल थ्योरी, ठीक है। दोनों ने अपने विचारों को कंबाइंड किया, दोनों ने अपने विचारों को मिलाया, और एक कॉमन रूप से एक थ्योरी बना दी, उसको क्या कहा, सेल थ्योरी, ठीक है। अब इनके दोनों के विचार क्या थे, वो अपन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं कि उस सेल थ्योरी के इन्होंने क्या क्या बातें डिस्कस करी थी। आप चाहो तो प्रिय विद्यार्थियों, आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो,
है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि शॉर्ट नोट है और ये एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ है और मेन बातें हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है इसलिए कुछ मेन बातें हैं वही डिस्कस की जा सकती है। इसके बाद बात करें अब सेल थ्योरी जो इन्होंने कंबाइंड होके दी थी और जो पॉइंट बनाए थे वो क्या क्या थे, वो पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। देखिए सेल थ्योरी के अंदर जो दोनों ने सेल थ्योरी बनाई और सेल थ्योरी के अंदर जो इन्होंने जो पॉइंट डिस्कस किए वो कौन कौन से, प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका तथा कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना होता है। पहला पॉइंट, सेल थ्योरी का पहला पॉइंट, सेल थ्योरी का पहला पॉइंट, ठीक है। प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका तथा कोशिका के उत्पादकों से मिलकर बना होता है, कोशिका तथा कोशिका के उत्पादकों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कोशिका क्या होती है। देखो यहाँ पे वहाँ पे अपन मैंने नहीं बताया था आपको डिस्कस, लेकिन मुझे पता था यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर अपन कोशिका की परिभाषा की बात भी करेंगे, ठीक है। अब कोशिका आप जानते हो, सब जानते हो परिभाषा क्या होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोशिका क्या होती है, कोशिका सभी सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। सही बात है, कोशिका सभी सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। दूसरी बात ये बताया इसने थ्योरी के अंदर, सेल थ्योरी के अंदर, कोशिका सिद्धांत के अंदर। अब इसी परिभाषा को भी थोड़ा अपन और डिटेल तैयार कर लेते हैं। कोशिका की परिभाषा आई है यहाँ पे, है ना। तो कोशिका सभी सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक मतलब संरचना का निर्माण करती है। अपना जो शरीर होता है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर मिलना होता है ना। और अपने शरीर की बात करें तो अपने अंदर पता नहीं 10 लाख टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती है ना। तो ये और क्रियात्मक मतलब ये कोशिकाएं होती है, कार्य करती है, उत्तक बनाती है, उत्तक बन के उत्तक तंत्र बनता है, फिर अंग बनता है, अंग से शरीर बनता है, इस प्रकार से। तो दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात बताई इन्होंने वो बताई, कोशिका सभी सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। जैसे कोई दीवार होती है वो ईंट से बनती है, वैसे ही क्या होता है अपना जो शरीर होता है, अपना नहीं सभी सजीवों का जो शरीर होता है वो किससे बना होता है, कोशिका से बना होता है। तो ये बात भी सही है। तो इन्होंने जो मुख्य रूप से जो बातें बताई कोशिका सिद्धांत की, ये 2 बातें थी इसमें। कोशिका सिद्धांत की जो मुख्य रूप से बातें थी वो ये थी, सेल थ्योरी के अंदर मैथ्यू स्लाइडेन और थियोडोर शवान ने सेल थ्योरी की बात करी तो उसके अंदर मुख्य जो बातें थी ये थी। और फिर उसने आपको बताई है, थियोडोर शवान ने बताया था कि जो पादप कोशिका होती है उसके बाहर क्या पाई जाती है, भित्ति पाई जाती, कोशिका भित्ति, वैसी बातें भी थी। तो ये जो बातें थी ये कोशिका सिद्धांत के अंदर इन्होंने सेल थ्योरी के अंदर डिस्कस की। अब बात एक आके यहाँ पे अटक जाती है। बात आके क्या अटकती है कि बात आके ये अटक जाती है कि इनसे जब पूछा गया, चलो ठीक है, इनसे जब आप कोई बात काम करते हो, आपको कंक्लूजन निकालते हो, जब आप कुछ करके दिखाते हो तो लोग आपके पास सवाल खड़े करते हैं और सवालों का उत्तर आपके पास होना चाहिए, उन प्रश्नों का उत्तर आपके पास होना चाहिए, है ना। तो इनसे भी क्या हो गया, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए और इन्होंने सिद्धांत दे दिया। इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया, उसका उत्तर इनके पास नहीं था। थियोडोर शवान और मैथ्यू स्लाइडेन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, उसका उत्तर इनके पास नहीं था। वो प्रश्न क्या था, देखो वो प्रश्न था, इनसे पूछा गया भाई आपने सेल थ्योरी दे दी, ठीक है,
आपने सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत आपने दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बताया आपने, कोशिका सिद्धांत बता दिया। आपसे एक छोटी सी बात पूछते हैं, आप बोल रहे हो कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका है, कोशिका उत्पादों से बना होता है, ठीक है, कोशिका सभी सजीवों की रचनात्मक क्रियात्मक का, ये ठीक है, लेकिन आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या था कि बताइए कि शरीर जो कोशिकाओं से बना होता है, तो कोशिका किससे बनती है? कोशिका, इनसे जो प्रश्न पूछा गया याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना, कोशिका की उत्पत्ति कहां से हुई, यह प्रश्न इनसे पूछा गया। नई कोशिका की उत्पत्ति कहां से हुई, यह प्रश्न पूछा गया और ये चुप हो गए, इनके पास इनका जवाब मिला नहीं। और जैसे आपको पता होगा, जैसे क्लास के अंदर अपन बात करते हैं, हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, तो जिसको पता होता है वो भी आपको बताएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है उसकी बारी आएगी तो वो खुद बताएगा, उसका क्रेडिट उसको मिलेगा। ऐसे ही इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, इनसे ये प्रश्न पूछा गया, इनके पास जवाब नहीं था। इस जवाब को दो वैज्ञानिक जानते थे, लेकिन इनके साथ उन्होंने शेयर नहीं किया। शेयर क्यों नहीं किया? उनको पता था कि ये उत्तर हम दे देंगे तो हमारा नाम भी हो जाएगा, तो उन्होंने फिर उस उत्तर का जवाब दे दिया। उसके बारे में बात करते हैं, उन्होंने उसका जवाब दिया और मॉडिफाई सेल थ्योरी अपने नाम से और लिख दी। ये सेल थ्योरी थी, ये कोशिका सिद्धांत था, और मॉडिफाई रूपांतरित कोशिका सिद्धांत उन्होंने अपने नाम से दे दिया। उनका भी नाम आज अपन बुक के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये उत्तर नहीं था उनके पास उत्तर था। तो वो उत्तर क्या था, वो कौन थे, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले देखो सेल थ्योरी की बात कर लो, ये बात इनकी थी। अपने मैथ्यू स्लाइडेन की बात की, थियोडोर श्वान की बात की, उन्होंने क्या क्या थे, क्या क्या किए, 2 पॉइंट कौन से थे, प्रश्न क्या पूछा गया, ये अपन ने यहाँ पर डिस्कस यहाँ तक कर चुके हैं। अब बात करते हैं जो रूपांतरित जो सेल, इनसे जो प्रश्न पूछा गया था, इनसे जो ये प्रश्न पूछा गया था, इसका उत्तर किसके पास था, इनका उत्तर किसके पास था, अभी करते हैं बात। अब बात करते हैं रूपांतरित सेल थ्योरी और मॉडिफाइड सेल थ्योरी। मॉडिफाइड सेल थ्योरी, मॉडिफाइड का मतलब आप जानते ही हो, रूपांतरित करना। जैसे कोई बाइक लेके आते हो आप, कोई उसके साइलेंसर बड़ा लगवा लेता है, कोई सीट ऊपर करवा लेता है, वो मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफाइड सेल थ्योरी नाम करके दे दिया। ये कौन थे? ये 2 वैज्ञानिक थे, एक तो नगेली, पहला नाम आता है वो रुडोल्फ विर्चो, ये एंड नगेली, ये दोनों थे जिस पर्सन का उत्तर इनके पास था। थियोडोर श्वान और मैथ्यू स्लाइडेन से जो प्रश्न पूछा गया था कि बताओ नई कोशिका की उत्पत्ति कहां से होती है, उनके पास उत्तर नहीं था, इनके पास उत्तर था। और इन्हें रूपांतरित सेल थ्योरी दी किसने? रुडोल्फ विर्चो और नगेली, दोनों वैज्ञानिक थे, है ना। इन्होंने क्या किया, रूपांतरित सेल दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि इनके पास उसका उत्तर था। उत्तर क्या था, उत्तर भी डिस्कस करेंगे, और जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी उसके भी पॉइंट अपन यहां पे डिस्कस करेंगे, कौन कौन से। देखो पहला पॉइंट क्या था, उसने उसी चीज को वापस ऐड कर दिया अपनी थ्योरी के अंदर, जो उन्होंने दिए थे ना, उन्हीं को भी ऐड कर दिया और अपने वाला भी इसी के अंदर डाल दिया। तो क्या कहा कि वही सभी सजीवों का शरीर कोशिका तथा कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना होता है। पहला पॉइंट था वो, ये से कैसे ही रख दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट था सभी या कोशिका सभी सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। दूसरा पॉइंट ठीक है, वो का वही रख दिया।
तीसरा पॉइंट क्या ऐड किया इन्होंने, हालांकि वो उन्हीं के डिस्कस किए हुए थे, कॉमन थे। कोशिका के अंदर आनुवंशिक पदार्थ निहित होते हैं। ठीक है, सब जानते हैं अपन, कोशिका के अंदर डीएनए आरएनए पाया जाता है, वो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। इन्होंने भी अपनी इस थ्योरी के अंदर उनको बता दिया कि कोशिका के अंदर क्या होते हैं, क्या आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट, पीढ़ी दर पीढ़ी का जो सातत्य है या कंटिन्यूटी है, वो कोशिकाएं बनाती है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, है ना, जो कंटिन्यूटी चलती रहती है वो कोशिका के थ्रू होता है। क्योंकि पता है ओम क्या है, अंडा क्या है, कोशिका है। स्पर्म क्या है, अंडा है। स्पर्म क्या है ना, कोशिका है। दोनों कोशिकाएं मिलकर क्या जाइगोट बनाते हैं, फिर नई जीव की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार जो सातत्य है, कंटिन्यूटी है, वो कोशिका से होती है। अब जो इंपॉर्टेंट बात आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, रोडोल्फ विर्ट्ज और नगेली ने जो बात छुपा के रखी थी उनसे, और जो इस प्रश्न का उत्तर था वो यहां पर आ रहा है, जो लास्ट में। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे लिख लेना, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा रहे। तो अब जो लास्ट जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आ रहा है वो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, और वो मैं यहां ऊपर ही लिख देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उत्तर, उस पर्सन का जो उत्तर था, वो उत्तर क्या था, उस पर्सन का जो उत्तर था वो उत्तर ये था कि उनसे पूछा गया कि कोशिका की, नई कोशिका की उत्पत्ति कहां से होती है। तो इन्होंने अब लास्ट में वो उत्तर दिया है, नई कोशिका उत्पत्ति कहां से होती है। देखिए, नई कोशिका उत्पत्ति कहां से होती है। नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित कोशिका से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो इन्होंने बात छुपा के रखी, और जिसका उत्तर नहीं था, जिसका उत्तर सेल थ्योरी देने वाले जो थे मैथ्यू स्लाइडेन और थियोडोर शॉन के पास उत्तर नहीं था। वो उत्तर ये था, नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित कोशिका से ही होती है, न्यू सेल। ठीक है, अब देखो इंग्लिश में बोले तो न्यू सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। न्यू सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब क्या हुआ, नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से ही होती है। ये उत्तर था उसका, जो वहां पर उनको उत्तर नहीं आया था ना, वो उत्तर ये था। इसको उन्होंने अपनी भाषा में दिया और वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ, और कई बार उसी नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको ये ना देके डायरेक्ट वो लाइन दे दी जाती है। वो क्या था, वो लाइन थी, वो क्या थी, वो थी ओमनीज वो लाइन थी, वो क्या थी, ओमनीज सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है, ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब क्या होता है कि नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित कोशिका से होती है। नई कोशिका की उत्पत्ति कहाँ से होती है, पूर्व से उपस्थित कोशिका से ही होती है। ये उनकी भाषा में था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। कई बार ये भी वाक्य आ जाता है, किसने दिया था, ये इस नाम से, इसका मतलब क्या है, ये किसने दिया था। तो इस प्रकार से कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। तो ये था सेल थ्योरी और मॉडिफाइड सेल थ्योरी। इसके बाद यहाँ पे छोटी सी बात और आती है एक, वो बात करते हैं। अपन ने बात करी है सेल थ्योरी की, बात करी है मॉडिफाइड सेल थ्योरी की, बात करी है ना। तो मॉडिफाइड सेल थ्योरी की बात होगी। अब इसका एक अपवाद है जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कई बार, है ना। अपवाद क्या है, सेल थ्योरी का अपवाद डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि सेल थ्योरी का अपवाद क्या होता है।
अपवाद, एक्सेप्शन जो है इसका सेल थ्योरी का, जिसके ऊपर सेल थ्योरी लागू नहीं होती। तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है कई बार कि बताइए अपवाद क्या है इसका, तो अपवाद आपको क्या बताना है, ध्यान रखना, विषाणु। इसका अपवाद क्या है, विषाणु। अभी जो अपने विषाणु की चर्चा चल रही है अपने सब पूरे विश्व में, आपको पता ही है वायरस की चर्चा चल रही है, और वही इसका अपवाद है। वायरस है वो सेल थ्योरी का अपवाद है। क्यों है ये भी अपन बात करेंगे, क्यों है वो भी अपन बात करेंगे। अपवाद है लेकिन ये क्यों है अपवाद, उसकी भी अपन बात करते हैं। तो पहली बात करते हैं अपवाद की, बात करें तो अपवाद क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इसमें खुद में अपने आप में विभाजित होने की क्षमता नहीं होती है। जैसे ही अपने अभी कोविड-19 की बात चल रही है, तो वो वायरस ही है, बाहर पड़ा रहेगा जब तक निर्जीव है। अपने को पता है वायरस सजीव और निर्जीव दोनों होते हैं, अपने पढ़ा है ना। और ध्यान रखना, वायरस सजीव और निर्जीव दोनों की तरह बिहेवियर करता है, ठीक है। तो अभी बाहर पड़ा है तो निर्जीव है, उसके अंदर जाते ही विभाजित होने, सजीव के अंदर, होस्ट के अंदर जाते ही वो क्या हो जाता है, विभाजित होने लग जाता है ना। तो इसको क्या है, स्वतंत्र विभाजन, उसे खुद में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। लेकिन इसके विभाजन के लिए, विभाजन के लिए दूसरे जीव या सजीव पर निर्भर करता है, ठीक है। सेल थ्योरी में तो यह थी कोशिका अपने आप विभाजित होती थी, तो विभाजित हो ही नहीं रहा, ये तो किसी होस्ट के अंदर जाने के बाद विभाजित होता है। दूसरा, इसमें कोशिका झिल्ली, अंगक, अंगक मतलब ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ठीक है, अंगक कोमा ऑर्गेनेल्स कोमा एंजाइम विकर, एंजाइम नहीं पाई जाते, मतलब इसमें किसी प्रकार के एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, है ना। तीसरा जो पॉइंट की बात करें तो, तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, कि इसमें आनुवंशिक पदार्थ जो होते हैं, जो होते हैं, या तो क्या होगा डीएनए, या क्या होगा आरएनए, दोनों साथ नहीं होंगे। आपको पता होगा डीएनए वाले वायरस और आरएनए वाले वायरस, अपन क्लासिफिकेशन से बात करते हैं तो आपको पता ही है डीएनए वाले वायरस और आरएनए वाले वायरस। तो या तो आनुवंशिक पदार्थ होगा, या तो डीएनए होगा, या आरएनए होगा। तो इसमें ये विषाणु क्या है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। और कोशिका सिद्धांत के अपवाद की बात करें तो क्यों, क्योंकि इसमें खुद स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं होती, ये दूसरे पर निर्भर करता है विभाजन के लिए। दूसरा, इसके अंदर किसी प्रकार का आंतरिक जो अपन बात करें, विशेष रूप से कोई अंगक वगैरह, एंजाइम वगैरह, या किसी प्रकार की कोई असेंबली इसके अंदर नहीं पाई जाती है। तीसरी बात करें, इसके आनुवंशिक पदार्थ होंगे, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। आपको पता है आरएनए वाले वायरस और डीएनए वाले वायरस, तो ये इसका अपवाद था वायरस का। तो कोशिका की बात चल रही थी, अपन बात करते हैं अब सबसे छोटी कोशिका, मैं और बताता हूँ आपको, कई बार पूछ लेते हैं। तो कोशिका की बात चल रही है, एनसीईआरटी में दी हुई है। तो कोशिका की अपवाद, ये सेल थ्योरी का अपवाद था। इसके बाद अपन बात करते हैं कि आपको कई बार पूछ लेते हैं भाई सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेंशन की हुई है ना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए कई पूछा जा सकता है भाई। एनसीईआरटी पे से एनटी का जो पेपर बनता है एनसीईआरटी बेस बनता है, तो सबसे जो छोटी कोशिका होती है, स्मॉल कोशिका होती है, जो स्मॉल सेल है, वो क्या है, सबसे छोटी जो कोशिका है वो किसकी है, माइकोप्लाज्मा की है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आपको पता ही है, इसको पीपीएलओ भी बोलते हैं। पीपीएलओ क्या है भाई, अब देखो, प्लूरो निमोनिया, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब इसकी साइज क्या होती है, 0.3 माइक्रोन मीटर। सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है, पीपीएलओ की होती है। उसके बाद बात करें कि बैक्टीरिया की, जो कई बार पूछ लेते हैं, बैक्टीरिया जो सेल है, बैक्टीरिया सेल है, उसकी शेप क्या होती है, साइज क्या होती है। बैक्टीरिया सेल शेप की साइज की बात करें तो 3 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक होती है। सबसे बड़ी, अब छोटी की बात करें, सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट कोशिका की बात कर लेते हैं। जो लॉन्गेस्ट
जो आइसोलेटेड जो सेल है वो कौन सी है? ओस्ट्रिच एग सेल है। ओस्ट्रिच एग सेल है, ये लगभग 170 mm लॉन्ग होती है ना। तो ये बात थी इनकी कि सबसे छोटी और बड़ी कोशिकाओं की कौन सी होती है, ये बात करी अपन ने। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये अपना आज से अपन शुरुआत करी है और ये अपने कोशिका का आज चैप्टर चालू किया है। इसकी अगली कक्षा में अभी मैं अपना बात करेंगे यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, और यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर क्या होता है, जंतु कोशिका और जो पादप कोशिका है उसमें अंतर क्या है, वो अपन अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको एनसीईआरटी बेस पे मैंने डिस्कस किया है, ये आप अच्छे से तैयारी करें ताकि अपना अच्छा सुंदर रिजल्ट रहे। थैंक्स।